हेलो एवरीवन, हम लोग स्टडी कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और आज का टॉपिक है बायोट-सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोट-सेवर्ट लॉ होता क्या है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि यदि कोई कंडक्टर है या वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आई, तो इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यदि इस मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन पता करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब को पॉइंट करो और फिंगर को कर्ल करो। जो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन होगा वही मेरा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो इस फिगर में देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, कर्ल फिंगर का देखा जाए तो डायरेक्शन इनवर्ड, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। इसी तरह यदि हम लोग इधर का बात करें तो ये इधर से इंटर करता हुआ आ रहा है और इधर से निकलता हुआ, मतलब ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसके लिए भी बात करें तो ये मेरा मैग्नेटिक। तो यहां से ये बात क्लियर था कि कोई भी करंट वायर है या कंडक्टर, तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसका डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं जैसा कि हम लोग मैक्सवेल थंब रूल के अकॉर्डिंग करें। लेकिन यहाँ पे यदि कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो उस समय तक कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, बायोट-सेवर्ट लॉ ने। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले सपोज कि मेरे पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। हमको इसके चलते यहाँ पे पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा लेंथ कट कर रहे हैं डीएल, और यहां से हम देख रहे हैं पी का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं कितना, आर। हमको कैलकुलेट करना है इस छोटे से लेंथ के लिए पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और टोटल वायर के लिए जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये डीएल और आर के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये डीएल और आर के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। और इस डीएल के चलते पी पे मैग्नेटिक फील्ड अभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं डीबी। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। कहने का मतलब है यदि करंट इसमें हम लोग डबल कर दें, यदि करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग डबल कर दें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। छोटे से लेंथ के लिए देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, नहीं यदि हम लोग इसको डबल करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए, डबल हो जाए। तो लेंथ के बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये इनवर्सली स्क्वायर के। कहने का मतलब है चूंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के चलते यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यदि इस डिस्टेंस को हम दूर कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या करता था, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, उसी तरह मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा होगा। साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे हम लोग जो थीटा लिए हुए हैं एंगल बिटवीन डीएल एंड आर के बीच है, हम लोग ये भी एंगल को ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा यदि ये लीनियर है मेरा, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी वैल्यू होता है साइन थीटा। तो यहां से हम लोग दोनों एंगल को कंसीडर कर सकते हैं। तो इन चारों को यदि कंबाइन करके लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा।
यदि इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा बायोट सेवर्ट लॉ है। लेकिन ये मेरा फॉर्म जो है वो कैसा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। यहां पे यदि बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां पे कांस्टेंट है। म्यू नॉट को यहां पे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में हम लोग आगे डील करेंगे। यहां पे सिर्फ हम लोग यूनिट को देखते हैं कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू डीबी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। यहाँ पे डीबी का यदि यूनिट का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, 4 पाई मेरा यूनिटलेस होगा, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का हो जाएगा, डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर। इसी तरह करंट का एम्पियर होता है और डीएल लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल होगा तो क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये मेरा एसआई यूनिट था म्यू नॉट का। साथ ही साथ यदि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू देखें तो ये होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म का यदि बात करें, ये तो मेरा स्केलर फॉर्म था। वेक्टर फॉर्म का बात करेंगे तो हमको डायरेक्शन का नीड होगा। यहाँ पे पी पॉइंट का यदि डायरेक्शन का बात करें तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैक्सवेल का थंब रूल से हम थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। ये कर्ल फिंगर जो होगा मेरा डायरेक्शन देगा, यानी यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, जिसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। याद रखेंगे, इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं। इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, बोर्ड से अंदर जाता हुआ। मतलब यदि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें और इसका डायरेक्शन एन कैप ले तो इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप। ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड और ये मेरा डायरेक्शन। अब हमको एन कैप का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन 2 इसको कंसिडर करते हैं। तो हमको एन कैप का वैल्यू फाइंड करना है कि एन कैप का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखें तो यहां पे ये लेंथ को हम लोग वेक्टर ले सकते हैं। यदि करंट इसमें आई जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन मेरा क्या देगा, लेंथ का डायरेक्शन देगा। तो यहां पे पहला वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं आई डी एल वेक्टर, जिसको कि बोलते हैं करंट एलिमेंट। साथ ही साथ यहां पे आर का बात करें तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर जो कि बता रहा है हमको पी का पोजीशन वेक्टर दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। तो एक मेरा वेक्टर हो गया आई डीएल और दूसरा हो गया आर वेक्टर जो कि मेरा पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट यदि रिजल्टेंट देखे इसका तो वो भी नॉर्मल होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो ध्यान से देखें तो यहाँ आई डी एल ऊपर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर राइट की तरफ है। तो हम लोग यहाँ मैक्सवेल का यदि स्क्रू रूल यूज करें तो हम लोग पहले वेक्टर की तरफ स्क्रू को रखेंगे और सेकेंड वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये मेरा स्क्रू अंदर जाता हुआ नजर आएगा। तो यानी इन दोनों का यदि डायरेक्शन का बात करें तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड।
और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आई डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, एन कैप के डायरेक्शन में होगा। तो सिंपली यदि यहां से हम एन कैप का वैल्यू लिखें तो एन कैप इज इक्वल टू होगा आई डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर, यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर हो जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो आई डी एल आर और साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एन कैप का वैल्यू कितना है, आई डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर अपॉन आई डी एल आर साइन थीटा। यहां से देखा जाए तो आई डी एल साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर इंटू, ये क्रॉस नहीं होगा, आई डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर अपॉन, यहां से आर स्क्वायर और एक आर मिल के क्या देगा, आर क्यूब। तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म होगा किसका, बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म।